हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छे से सब्सक्राइब किया है। अभी तक भी जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय। ठीक है, आज अपना टॉपिक है कंसिडरेशन। आपने देखा होगा मैंने जिस तरह से कंपनी एक्ट को कवर किया और अब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर कर रही हूँ। मैं वन बाय वन हर स्टेप आगे बढ़ रही हूँ, जिससे कि जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं उन्हें ये समझ में आ गया है कि मैं पूरा कोर्स उनको कवर करवा रही हूँ और जितने भी साइलेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं मेरे वीडियोस के जरिए आपको क्लियर कर रही हूँ। तो कंसिडरेशन क्या है? देखिए, हिंदी में बोलते हैं कंसिडरेशन को प्रतिफल, इन रिटर्न ऑफ, इसके बदले में। तो आप हमेशा याद रखो कि जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न ऑफ। हर एक चीज के एवज में कोई एक चीज जरूर होती है, इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, जैसा कि हम बात करते हैं कि कौन से सेक्शन में इस टॉपिक को कवर किया गया है, तो मैं दो चीज आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे एक तो सेक्शन है 2 सब सेक्शन बी और एक सेक्शन है 25। दोनों चीजों में कंसिडरेशन को क्लियर किया गया है। देखो, जो सेक्शन 2 है और सब सेक्शन बी है, उसने कंसिडरेशन और प्रॉमिस को बताया है और उसने ये कहा है कि कंसिडरेशन क्या होता है। तो कंसिडरेशन होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि कंसिडरेशन है, तो वेयर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर यानी ऑफरर, the promise or anything person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for a promise। किसी भी प्रॉमिस के लिए जिसने ऑफर किया था, उसके एवज में करने या ना करने के संबंध में जो भी वादा किया जाता है और अपनी सहमति दी जाती है, तो जिस चीज के एवज में कुछ काम करने ना करने का निर्णय लिया जाता है, वो चीज ही कंसिडरेशन है। ये तो बात कही है सेक्शन 2 सब सेक्शन डी ने। अब सेक्शन 25 भी कुछ कहता है। तो सेक्शन 25 ये कहता है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिडरेशन क्या है वो तो दिया है 2 सबसेक्शन डी ने, और कंसिडरेशन के एब्सेंस में उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या इफेक्ट हो जाएंगे या उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, वो कवर किया है सेक्शन 25 ने। कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे सेक्शन याद करें, लेकिन मैं मेरी तरफ से एक कोशिश करती हूँ कि आप जितना ज्यादा याद कर सकें या जितना अच्छे से अपने एग्जाम में या आंसर में प्रेजेंट कर सकें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सेक्शन 25 ने जो चीज कही वो मैंने आपको बता दी कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void unless it is in writing or registered or is a promise to compensate for something done or is a promise to pay a debt beared by limitation law। ये कहता है, अगर जब तक कि उसमें लिख ही ना दिया गया हो या कोई डेप्ट का रिकवरी ना हो या कोई कंपनसेशन ही ना हो, तब तक कोई भी जो एग्रीमेंट है वो जो अगर कंसिडरेशन के अलावा है, उसके नहीं है, कंसिडरेशन उसमें नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट पूरी तरह से वॉइड है। और वॉइड का मतलब होता है पूरी तरह से शून्य। तो आपको इस दोनों बातों से समझ में आ ही गया होगा कि कंसिडरेशन क्या है, वो क्या कहा गया है, और कंसिडरेशन के विदाउट एग्रीमेंट क्या है, वो क्या कहा गया है सेक्शन 25 में। अब यहाँ पे एक बात कहते हैं कि कंसिडरेशन को अगर एक जनरल वर्ड में समझना हो तो आप एक बात याद रख लो, चाहे तो इन रिटर्न ऑफ या फिर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, कि वैल्यू एक्सचेंज होती है। कभी भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो मैं अगर तुम्हारे लिए ये करूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, या अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा दे दूंगा। बस यही जब चीजें हैं वही है वैल्यू एक्सचेंज। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो वैल्यू एक्सचेंज है वही कंसिडरेशन है। ठीक बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसके रूल्स बताने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ। जैसे आप एक डांस सीखते हो और आपको मालूम है आपका जो डांस मास्टर होता है आपको वो 4 स्टेप सिखाता, 4 काउंटिंग के जरिए आपको स्टेप सिखाता है, 1 2 3 4 1 2 3 4, जस्ट लाइक दिस ना। बिल्कुल ऐसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट में ये 1 2 3 4 का थोड़ा सा मजेदार जो स्टेप है वो समझ लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, ये डांसिंग स्टेप्स है, बस इसी को मैंने लिखा है OACC OACC। अब ये क्या है OACC? O is offer, A is acceptance, C for communication और next C for consideration। विदाउट ऑफर एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं,
एक्सेप्टेंस तो है लेकिन कम्युनिकेट नहीं हुई, कोई मतलब नहीं। कम्युनिकेट तो हुई पर कंसिडरेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं। मतलब ये जैसे डांस में आप 4 स्टेप में से कोई भी एक स्टेप मिस करते हो तो एक बढ़िया स्टेप नहीं सीख सकते, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। अगर इन OACC में से अगर कोई भी एक चीज को आपने मिस कर दिया तो एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेम हो ही नहीं सकता। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और मजेदार लगेगा और बहुत ही क्विकली ये याद भी हो जाएगा आपको, OACC। तो कुछ ऐसा ही मैंने ये आपको डांसिंग स्टेप के जरिए आपको ये चीज को क्लियर करने की कोशिश करी है। अब आगे बढ़ते हैं, जो इसके रूल्स की बात करूं, जो साइलेंट रूल्स हैं एक कंसिडरेशन में, वो क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, छोटे से रूल्स हैं, समझ में आ जाएंगे। देखो ये शॉर्ट नोट में आता है कई बार कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन एंड व्हाट इज द रूल्स ऑफ साइलेंट रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। तो ये आपको थोड़े से हैं, समझ में आ जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहला रूल कहता है, ये कहता है डिजायर ऑफ द ऑफरर। जिसने ऑफर किया है वो होता है ऑफरर और जिसको ऑफर किया गया वो है ऑफरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है ऑफरर की इच्छा पर, उसकी डिजायर पर डिपेंड करता है कि कंसिडरेशन क्या होगा। हमेशा याद रखो, अगर मैं आपको ऑफर कर रही हूँ तो इट इज माई विश, ये मेरी इच्छा है कि मैं आपसे क्या उम्मीद करती हूँ। राइट, अब आपको ये पसंद आती है नहीं आती है, कम ज्यादा जो होगा वो बाद में म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है, लेकिन फर्स्टली आई विल सर्व द कंसिडरेशन। ठीक है, तो पहला नियम ने ये कहा कि इट इज द डिजायर ऑफ द ऑफरर। नेक्स्ट कहता है मूव फ्रॉम, ये मूव करता है जब ऑफरर ने अपना डिजायर किया, इस को मूव किया जाता है ऑफरी के पास। अब ये ऑफरी या फिर उस ऑफरी का रिप्रेजेंटेटिव, देखो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि अगर मैंने किसी एक बी व्यक्ति के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो बी व्यक्ति खुद फिजिकली हाँ करेगा तो ही माना जाएगा। अगर बी व्यक्ति का कोई रिप्रेजेंटेटिव है और ये उसकी तरफ से मेरे नॉलेज में आ गया है कि वो सी व्यक्ति उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो सी व्यक्ति की कंसेंट भी बी व्यक्ति की ही कंसेंट मानते हुए आगे बात बढ़ जाएगी। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये मूव करता है फ्रॉम ऑफरर टू ऑफरिंग। नेक्स्ट रूल कहता है मस्ट बी एन एक्ट, किसी ना किसी काम के बदले में होना चाहिए कंसिडरेशन, ऐसे ही कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कोई भी काम बिना कंसिडरेशन के नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे ही कहा जाता है कि बिना कंसिडरेशन किसी के बिना कोई काम नहीं होना चाहिए। तो देयर मस्ट बी एन एक्ट, कोई ना कोई काम जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मे बी PPF। आपने हमेशा नोटिस किया होगा मैं मेरे वीडियोस में बोर्ड में जब लिखती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा लिखती हूँ जो आपको सोचने पर समझने पर मजबूर करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है मे बी PPF। क्या है, रूल्स ऑफ कंसिडरेशन की अगर बात कर रहे हैं तो PPF का मतलब है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कि जो कंसिडरेशन है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। इट मे बी हैपन कि मैंने पहले कभी आपको कुछ दिया और आज उसके रिटर्न में आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो पास्ट हो गया। हो सकता है मैं आज आपके लिए कुछ कर रही हूँ और आप आज ही मेरे लिए भी कुछ करते हैं, वो हो गया प्रेजेंट। और मैं आज आपके लिए कुछ कर रही हूँ लेकिन आने वाले फ्यूचर में आप मेरे लिए कुछ जरूर करेंगे, तो वो चीज हो गई फ्यूचर। तो कंसिडरेशन कभी भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो सकता है, जरूरी नहीं है जिस समय एक्ट हो रहा हो उसी समय कंसिडरेशन हो। ये डिपेंड करता है म्यूचुअल कंसेंट पर, आपसी सलाह पर, आपसी समझ पर। आगे एक और, तो जरूर उम्मीद करती हूँ आपको PPF समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, नीड नॉट बी एडिक्वेट। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए जो काम किया होगा उसके इक्वलेंसी में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के लिए बराबर में कुछ कंसिडरेशन करेगा। कुछ भी हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं है उसके बराबर हो। तो इसीलिए एक नियम है नीड नॉट, यहाँ लिखा है नॉट, इसको आपको ध्यान देना है। नीड नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कि वो बराबरी में हो कि A% ने B% के लिए जो किया उतनी की उतनी बराबरी में B% A% के लिए किया, बिल्कुल भी जरूरी है। ये कंसिडरेशन में आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और नियम की बात करते हैं, मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। कल्पनाओं का नहीं होना चाहिए, सपने के संसार का नहीं होना चाहिए, ये रियल वर्ड का होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, जिसको हम देख सके, माप सके, काउंट कर सके। तो ये कहता है मस्ट बी रियल, वास्तविक होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, यानी स्वप्न लोक से संबंधित नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें कि एक मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा यदि तुम मेरे लिए ये काम कर दो तो मैं आसमान के तारे तुम्हारे लिए तोड़ के ला दूं। तो उसने वादा तो किया कि मैं ला दूं, पर क्या ये रियल है? ये केवल इल्यूजरी है, ये स्वप्न लोक की बातें हैं, कभी भी आसमान के तारे तोड़ के कोई ला ही नहीं सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एडिक्वेसी का मतलब है कि वो बराबर हो नहीं हो चलेगा, लेकिन रियल होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्लियर होने चाहिए। तो मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मस्ट बी समथिंग।
कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। कुछ ना कुछ का मतलब है, वही मैंने अभी कहा, मेजरेबल होना चाहिए, टेंजिबिलिटी होनी चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ जरूर हो, ठीक है, जिसको देखा जा सके, मापा जा सके या छुआ जा सके, ठीक है, काउंट किया जा सके। तो मस्ट बी समथिंग, समथिंग मस्ट बी देयर, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, मस्ट नॉट बी इलीगल। अभी मैंने कहा मस्ट बी, और अभी मैंने एक और कह दिया मस्ट नॉट बी। तो मस्ट बी तो ये कहता है समथिंग, लेकिन मस्ट नॉट बी इलीगल। कोई भी चीज कंसिडरेशन में हो चलेगा, कितनी भी हो वो भी चलेगा, लेकिन कभी भी लॉ के अगेंस्ट में नहीं चलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ना ही तो लॉ के अगेंस्ट में चलेगा और ना ही ये उसके बराबर हो ये चलेगा। तो नॉट में अगर आप देखोगे तो 2 है और बाकी सारे पॉजिटिव्स में है। तो आपको इसके रूल्स समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, ये डिजायर पे डिपेंड करता है, ये मूव करता है, ये एक एक्ट होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है, एडिक्वेट हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, रियल जरूर होना चाहिए, इल्यूजरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए, साथ में लॉ के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको कंसिडरेशन क्लियर किया। आपको मैंने लास्ट वीडियोस में ऑफर पढ़ाया है, मैंने एक्सेप्टेंस पढ़ाया है, मैंने उस एक्सेप्टेंस के साथ साथ कम्युनिकेशन पढ़ाया और आज कंसिडरेशन करवा दिया। इसका मतलब मेरा ये जो इक्वेशन है 1 2 3 4 स्टेप वो कंप्लीट होता है। तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आपको ये 1 2 3 4 स्टेप क्लियर होते ही, वो मेरी जो इंटेंशन है आपको इस वीडियो के जरिए समझाने की, वो समझ में आ जानी चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई भी सजेशन देना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।